कक्षा 10th में साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा। पाचन तंत्र के प्रमुख भाग कौन से थे उनको नोट किया था अपने। इसमें मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं, जीवा, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में ग्रसनी, फिर आगे अपने आमाशय के बारे में पढ़ा। इसके बाद अपने ग्रहणी, छोटी आंत, इसके बारे में कंप्लीट पढ़ा था। तो आज अपने जो पाचन तंत्र का है अगला प्रमुख भाग बड़ी आंत, तो बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज नोट करेंगे अब बड़ी आंत। तो बड़ी आंत कौन सी होती है? छोटी आंत है, वह लगभग 7 मीटर से ऊपर लंबाई होती है और पतली होती है। लेकिन जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई कम होती है लेकिन यह मोटाई में अधिक होती है। तो इसकी लंबाई कम होती है और मोटाई अधिक होने के कारण इसे बड़ी आंत कहा गया है। तो बड़ी आंत है किस तरह से दिखाई देती है अपने को? इस तरह से बड़ी आंत का डायग्राम आपने ये देखा होगा कि बीच में इसके छोटी आंत होती है, वो इस तरह से घुमावदार होती है छोटी आंत, और छोटी आंत को चारों तरफ से कौन सी आंत? बड़ी आंत घेरे रखती है इस तरह से। ये बड़ी आंत होगी। अब बड़ी आंत है इसके कितने 3 प्रमुख भाग बांटे गए, 3 भागों में बांटते हैं। कैसे? एक तो ये वाला भाग शुरू वाला जो क्या छोटी आंत से इस तरह से जुड़ा रहता है। फिर उसके बाद में बड़ी आंत जो बीच वाला पूरा भाग है, और लास्ट में इसका अगला भाग आएगा जिसे क्या मलाशय कहा जाता है। मलाशय इसका लास्ट भाग जहाँ पर अपशिष्ट एकत्रित रहता है। तो सेल नंबर क्या आएगा? मलाशय। 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग थे? अंधनाद, बृहदांत और मलाशय। तो जो अंधनाड़ है ये कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ जो पाचित भोजन है उस पचित आहार रस का अवशोषण होता है। अंधनाड़ में क्या होता है? जो पचित भोजन, छोटी आंत में जो भोजन पच गया उसका अवशोषण किसमें होता है? अंधनाड़ में होता है, जिसे आगे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये वाला भाग कौन सा है? अंधनाड़, जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। और ये सारा का सारा भाग कौन सा है? आगे बृहदांत्र का भाग है। तो बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है? ये लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लंबाई इसकी कितनी होती है? 4 से 5 इंच लंबी क्या होती है? बृहदांत्र। बृहदांत्र की लंबाई 4 से 5 इंच लंबी होती है। ये वाला भाग पूरा का पूरा बृहदांत्र वाला है। फिर अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होती है? एक प्रवर्त निकला रहता है जिसे कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। एक इस तरह से थोड़ा सा अलग सा भाग निकला रहेगा जिसे क्या कहते हैं? कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका। तो ये वाला जो प्रवर्त निकला रहता है इसे कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। फिर आगे जो बृहदांत्र है ये कितनी, इसकी लंबाई 4 से 5 इंच होती है। इसे क्या 3 भागों में बांट दिया गया। तो बृहदांत्र है यह उल्टे यू के आकार में आपको दिख रही। बड़ी आंत कैसी है? उल्टे यू के आकार की होती है और लगभग इसकी जो लंबाई होती है 0.3 मीटर लंबी नलिका होती है। कितनी मीटर? एकदम 4 से 5 इंच क्या थी? अंधनाड़ थी। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 4 से 5 इंच लंबी क्या है? अंधनाड़ थी। लेकिन बृहदांत्र की लंबाई कितनी थी? 1.3 मीटर। यहाँ पर थोड़ा अपने मिस्टेक से 4.5 लिख दिया, उसे आपने क्या करना है? 1.3 मीटर लंबाई होती है जो बृहदांत्र की होती है। यह उल्टे यू के आकार का दिखाई देता है। इसके कितने भाग होते हैं? इसके प्रमुख 4 भाग माने गए। जो बृहदांत्र है इसके 4 भाग कौन कौन से? एक तो आरोही, ये वाला भाग बृहदांत्र का यहाँ से शुरू हुआ और जो यहाँ तक है ये भाग कौन सा होता है?
जाएंगे। फिर दूसरा भाग, आरोही भाग की लंबाई कितनी होती है? ये लगभग कितना होता है? 15 सेमी लंबा होता है। आरोही भाग कितना? 15 सेमी लंबा होता है। फिर है अनुप्रस्थ भाग। अनुप्रस्थ भाग ये वाला, ये अनुप्रस्थ भाग होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 50 सेमी लंबा होता है। ये कितना होता है? 50 सेमी लंबाई होती है अनुप्रस्थ भाग की। ये वाला भाग क्या होगा? अनुप्रस्थ भाग। ये यहां से शुरू है अनुप्रस्थ भाग, इसकी लंबाई 50 सेमी। फिर आगे है अवरोही भाग। अवरोही कौन सा? जो इस तरह से नीचे की तरफ भाग होगा उसे क्या कहते हैं? अवरोही भाग। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी लंबी होती है। यह कितनी? अवरोही बृहदांत्र होता है ये। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 25 सेमी लंबाई होती है। कौन सी? अवरोही भाग। फिर इसके बाद में जो सिग्माकार भाग होता है, सिग्माकार बृहदांत्र का ये वाला भाग होता है जहां से इस तरह से मुड़ के इस तरह से यहाँ आगे होगी, तो ये वाला सिग्माकार भाग, सिग्माकार भाग की कितनी लंबाई होती है? सिग्माकार लगभग 40 सेमी लंबा होता है। तो कितनी लंबाई? 40 सेमी लंबा भाग होता है सिग्माकार। अपने अमाशय में नीचे अग्नाशय, अग्नाशय के नीचे चारों तरफ अपनी क्या पाया जाता है? बड़ी आंत पाई जाती है। बड़ी आंत में छोटी आंत होती है, छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे रहती है। तो जो सिग्माकार भाग है ये कितना? 40 सेमी लंबा होता है। अपने कौन से भाग की तरफ होता है? ये दाएं भाग, बाएं भाग की तरफ इसलिए होता है। फिर आगे है मलाशय, जो अंतिम भाग होता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या होता है? मलाशय। अब मलाशय में क्या होता है? जो अपशिष्ट होता है वो यहाँ पर आकर एकत्रित हो जाता है। तो इस तरह से बड़ी आंत है, इसे 3 प्रमुख भागों में बांटा, अंतनाल, फिर बृहदांत्र और फिर मलाशय। तो ये जो बृहदांत्र थी उसको 4 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से? एक आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही, फिर सिग्माकार। तो 4 भागों में बांटा। तो ये इसमें आपको पता है बड़ी आंत का क्या कार्य है? खनिज और जल लवणों का अवशोषण है। खनिज लवणों का जल में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करना बड़ी आंत का कार्य है। मलाशय का क्या कार्य? अपशिष्ट है उसको कुछ समय तक एकत्रित करके रखना और उसे अर्धठोस में बदल देना। और मलाशय आगे फिर गुदा नाल से जुड़ा रहता है जहाँ से भोजन, अपशिष्ट भोजन का उत्सर्जन होता है। तो ये सारे जो प्रमुख भाग थे पाचन तंत्र के अपने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, अपने पाचन तंत्र के सारे भाग कंप्लीट हो गए, मुख से लेकर मलाशय तक। इसके बाद में जो पाचन ग्रंथियां हैं, पाचन ग्रंथियां कितनी थी? अपने बड़ा पाचन ग्रंथि मुख में भी पाई जाती है। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यकृत थी और अग्नाशय ग्रंथि भी थी। तो इसके बाद नोट करेंगे प्रमुख पाचक ग्रंथियां। इसके बाद में पाचन तंत्र के प्रमुख भाग के बाद में अपने पाचन ग्रंथियां हैं जो जिनका कार्य भोजन को पचाने में ये सहायक होती हैं। तो पाचन ग्रंथियां कितनी होती हैं? लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो पाचक रसों का स्राव करती हैं और भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। तो लार ग्रंथि है सबसे पहले अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि आपको पता है अमाशय के नीचे पाई जाती है। यकृत जो अपने अमाशय है, अमाशय के तरफ यकृत स्थित रहता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या है? यह मुख में पाई जाती है। आपको पता है लार का
लार ग्रंथि कहाँ पाई जाएंगी? मुख में पाई जाती है। लार क्या है? एक तरल सिरमी पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ, जो किससे बना होता है? श्लेष्मा का मिश्रण है। लार किसका मिश्रण है? सिरमी जो तरल पदार्थ है और श्लेष्मा, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? लार कहलाता है। तरल भाग है यह भोजन को गीला करता है और जो श्लेष्मा है भाग, ये क्या लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। पेस्ट बनाने का मतलब उसे चिकने बनाने का कार्य करता है। तो लार ग्रंथि मुख में पाई जाने वाली ग्रंथि है। दो प्रकार का स्राव होता है, एक तरल स्राव और दूसरा श्लेष्मिक स्राव। तरल स्राव तो भोजन को गीला करता है और जो श्लेष्मिक है लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है, भोजन को पेस्ट के समान चिकना बनाने का कार्य करता है। फिर जो लार है इसके मुख्य कार्य अपने क्या है? तो सबसे पहले तो अपने बताया स्टार्च है, उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो मुख से शुरू होता है तो उसमें कौन सहायक होती है? जो लार है, सिरमी तरल और श्लेष्मिक स्राव, ये क्या स्टार्च का पाचन करना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा कार्य लार ग्रंथि का क्या? भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना। इसके बाद में इसका अगला कार्य क्या है? मुख, भूमिका व जीभ की सफाई करना। तो जो लार ग्रंथि है इसका कार्य अपने मुख गुहा है उसमें श्लेष्मिक स्राव करके और जो तरल का स्राव करके मुख गुहा की सफाई करना है। जीभ पर स्राव जो है इसका वो जीभ की सफाई करता है। तो ये लार के प्रमुख कार्य थे। फिर जो लार ग्रंथियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो लार ग्रंथियां हैं ये मुख में पाई जाने वाली होती है और 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की नोट करेंगे? लार ग्रंथि है यह 3 प्रकार की होती है। तो इसमें 1 नंबर कौन सी है? कर्णपुरु ग्रंथि। कर्णपुरु मतलब कान के आगे की ग्रंथि है। तो कहाँ पाई जाएगी? है गालों में होगी। तो कर्णपुरु ग्रंथि यह किसका स्राव करती है? एक सिरमी तरल होता है उसका स्राव करती है। और जो सिरमी तरल स्राव है यह क्या भोजन को चिकना और गीला बनाता है। यह ग्रंथि कहाँ? गालों में पाई जाती है। कर्णपुरु ग्रंथि तो कान से आगे कौन सी गाल है उनमें पाई जाने वाली ग्रंथि कर्णपुरु ग्रंथि कहलाती है। फिर दूसरी अधोजंब ग्रंथि, मतलब जो जीभ के ऊपर पाई जाती है। अधोजंब ग्रंथि जो जीभ के ऊपर पाई जाती है यह किसका? यह मिश्रित ग्रंथि है, मतलब तरल का और श्लेष्मा दोनों का स्राव करती है। इस कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहा गया। किसे? अधोजंब ग्रंथि को। इससे तरल व श्लेष्मा का स्रावन होता है। फिर अगली तीसरी ग्रंथि है अधोजीवा ग्रंथि। अधोजीवा मतलब जो जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है ग्रंथि वो अधोजीवा ग्रंथि कहलाती है। यह कहाँ? जीवा के नीचे पाई जाती है और ये किसका स्राव करती है? श्लेष्मिक स्राव करती है, जो भोजन को चिकना बनाने में सहायक होता है स्राव। तो इस तरह से लार ग्रंथि इसके 3 भाग अलग अलग किए गए हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं। कर्णपुरु ग्रंथि तरल का स्राव करती है। अधोजंब ग्रंथि मिश्रित है, तरल और श्लेष्मा दोनों का स्राव करती है। अधोजीवा ग्रंथि सिर्फ श्लेष्मिक स्रावन करती है। तो अपने आज लार ग्रंथि के बारे में पूरा पढ़ा कंप्लीट से। आपने इसे अपनी नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। ये क्या है, इनके कार्य क्या है, कौन कौन से इनसे एंजाइम स्रावित होते हैं, पाचक रस कौन से स्रावित होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी आकृति कैसी है। तो आज जितना पढ़ाया गया है इसे आपने रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक में पूरा कार्य कंप्लीट करना है।